हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, आज हमारा जो क्लास 11th में फिजिक्स की बात कर रहे हैं वो चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, मतलब इकाई ही सेकेंड हमारा स्टार्ट हो रहा है। बच्चों, इस चैप्टर का नाम है ऋजुरेखी गति। ऋजुरेखी गति मतलब एक सरल रेखा में गति, सीधा फंडा। लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक चीज समझेंगे। और आज का जो लेक्चर है पूरा जो चैप्टर का वो पृष्ठभूमि है बच्चों, ठीक है, पृष्ठभूमि है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा आपको लास्ट तक देखना है बच्चों, और इसका नोट्स भी तैयार करते चलना है, ठीक है। यदि आपके पास नोट्स नहीं है, हमारा प्रॉपर नोट्स आपको चाहिए, तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। 100 रुपीज़ ओनली चार्ज लगता है बच्चों, लेकिन प्रॉपर रूप से आपको नोट्स दिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर चैप्टर का नाम है ऋजुरेखी गति, जिसमें हमारा पहला स्टार्टिंग पॉइंट है यांत्रिकी, मैकेनिक्स, भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। बहुत पुरानी शाखा है बच्चों। हम जब स्टार्टिंग में पढ़ाते थे चैप्टर 1 जो आपका भौतिक का इतिहास होता था, वहाँ पे यांत्रिकी शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वो चैप्टर हट गया है, अब तो उसे नहीं पढ़ाया जाता। तो यांत्रिकी भौतिकी की बहुत ज़्यादा एक प्रकार से शाखा है, बहुत पुरानी शाखा है। जैसे प्रकाशिकी और यांत्रिकी, ये भौतिक की बहुत पुरानी, सबसे पुरानी, आधुनिक शाखा नहीं है, बहुत पुरानी शाखा है। इसके अंतर्गत हम जैसे किन्हीं दो पिंडों के बीच बल लग रहा है, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच बल लग रहा है, ठीक है, जैसे हम बल का अध्ययन करेंगे, पिंडों की गति का अध्ययन करेंगे और उनके बीच में संबंध का अध्ययन करेंगे। यानी यांत्रिकी एक प्रकार की शाखा है। भौतिकी के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं, जो हमें दिखाई दे रही है, दुनिया का कोई भी चीज हो उसमें होने वाले गतिविधि का अध्ययन करें, वो भौतिकी है एक प्रकार से। साधारण भाषा में जैसे आप डांस कर रहे हो तो उसका हम अध्ययन करेंगे, किस एंगल से डांस कर रहे हो, आपका हाथ और शरीर का बॉडी कितने कोण के साथ डांस हो रहा है भैया, ठीक है, जमीन से कितने डिग्री के साथ आपका पैर उछल रहा है, कितने ऊंचाई तक आपका पैर उछल रहा है, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी तल से कितने ऊंचाई पर हो, समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर अपनी छत पे डांस कर रहे हो, घर के किसी कमरे में डांस कर रहे हो, ये सब अध्ययन एक भौतिकी है। आप तारे देख रहे हो, सूर्य देख रहे हो, ग्रह, पिंड, ये सब चीजें, आप उपग्रह की बात कर रहे हैं। अभी चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ, अभी 14 जुलाई को हुआ था ना। चलो, तो ये सब चीजों का अध्ययन जो कर रहे हैं ना, वो भौतिकी है। उसी में से एक शाखा आ जाता है यांत्रिकी। प्रकाशिकी में क्या होता है, ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या होता है, प्रकाश से संबंधित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, अध्यारोपण, प्रिज्म में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो इन सब का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो आपका प्रकाशिकी कहलाता है। लेकिन यांत्रिकी के अंतर्गत बल का अध्ययन करेंगे, किन्हीं दो पिंडों के बीच बल है ना, पिंडों की गति और उनमें किस प्रकार से संबंध है, हम उनका अध्ययन करते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है बच्चों। एक तो आपका स्थैतिकी, स्थैतिकी मतलब स्थिर समझ लो, गतिकी मतलब जो गति कर रहा हो, यानी यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत विरामावस्था की वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। यानी कोई वस्तु विरामावस्था में है, ठीक है, संतुलन की स्थिति में रखा है, तब उसका अध्ययन करेंगे, तो आपका स्थैतिकी कहलाएगा, स्टैटिक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। और एक आपका डायनेमिक्स यानी गतिकी। यांत्रिकी आपका होता है मैकेनिक्स, इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक आपका स्टैटिक्स मतलब स्थिर, और एक आपका गतिकी। गतिकी मतलब जैसे मान लीजिए कोई पिंड गति कर रहा है ना, तब उसमें किस प्रकार से बल लग रहा है, वो किस प्रकार से गति कर रहा है, कहाँ गति कर रहा है, तब उनका हम अध्ययन करेंगे, तो वो आपका गतिकी के अंतर्गत आएगा, ठीक। तो जब हम स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, स्थिर वस्तुओं को विरामावस्था में वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, विरामावस्था की वस्तु मतलब स्थिर है, विरामावस्था में मतलब उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, स्थिर है, तो वो आपका विरामावस्था कहलाता है। और यदि कोई वस्तु गति कर रहा है ना, गति करने के कारण उस पर कोई बल लग रहा है या त्वरण उत्पन्न हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, जो भी कंडीशन गति के कारण होगा, तो उसको हम गतिकी बोलेंगे। यानी यांत्रिकी तो समझ में आया। यांत्रिकी को दो भागों में बांटा गया। यांत्रिकी की दो शाखाएं बच्चों, एक स्थैतिकी और एक गतिकी। गतिकी में क्या होता है कि जिसके अंतर्गत गति को उत्पन्न करने वाले कारकों को ध्यान में रखते हुए वस्तु की गति का अध्ययन किया जाए, तो उसे हम गतिकी कहते हैं। अच्छा, जैसे मैंने कहा है, आप मान लो दौड़ रहे हो, तो आपका गतिकी हो जाएगा, जो गतिकी के अंतर्गत आपका अध्ययन करेंगे। आप विरामावस्था में स्थिर हो, तो कहीं ना कहीं इन चीजों का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी से मान लो कुछ ऊंचाई पर, मान लीजिए आपका कोई एरोप्लेन जा रहा है, उसका अध्ययन करेंगे भाई कि कोई ना कोई पृथ्वी तल से मतलब अक्ष मानकर चलेंगे, ठीक है। तो इसका अध्ययन करने के लिए एक विशेष फ्रेम की जरूरत हुई, फ्रेम तंत्र, ठीक है।
तो उस तंत्र को एक नाम दिया गया निर्देश तंत्र। मतलब हम किसी अन्य के सापेक्ष किसी दूसरे की तुलना करने के लिए एक प्रकार से तंत्र बनाया गया। ठीक है, मतलब एक ऐसा तंत्र जिसके सहारे से हम किसी अन्य वस्तु का अध्ययन कर सके। जैसे पृथ्वी का हम एक निश्चित सेंटर पॉइंट मान लें। जैसे आप स्कूल में देखते हैं कि बच्चे दौड़ते हैं जब, तो एक सेंटर पॉइंट मान लिया जाता है कि यहां से हम 0 सेंटीमीटर काउंट करेंगे तो आपका 100 सेंटीमीटर होगा, फिर 200 सेंटीमीटर, फिर आपका 100 मीटर हो जाएगा। तो एक सेंटर पॉइंट मान लिया जाता है। वो सेंटर पॉइंट से आप किधर भी जाओगे वहां से लंबाई आपका चौड़ाई मापा जाएगा। जैसे कुआं की खुदाई होती है तो एक सेंटर पॉइंट, फिर उसका रेडियस मान करके मान लीजिए उसका गोलाई भाग लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुएं की खुदाई तो ये सेंटर पॉइंट। अभी हम इसका क्या करेंगे बच्चों, चारों रेडियस के आधार पर वृत्तीय भाग निकाल लेंगे। कोई बच्चा यहाँ से दौड़ता है तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर एक ही दिशा पे, तो इसका एक तंत्र बन चुका है। मतलब इस बिंदु के आधार पर अध्ययन करेंगे। ऐसे ही हम किसी पिंड का अध्ययन करना चाहते हैं, किसी वस्तु का अध्ययन करना चाहते हो तो एक तंत्र बना लिया जाता है। ठीक है, उस तंत्र को निर्देश तंत्र कहा गया। मतलब एक ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु को स्थिति का अध्ययन कर सकें या किसी वस्तु के गति का अध्ययन कर सकें। जैसे मान लीजिए पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर मान लीजिए एरोप्लेन ही उड़ रहा है, एक पक्षी ही उड़ रही है, तो उसकी स्थिति पता लगानी होगी ना। तो हम सेंटर पॉइंट से, यहाँ पर सेंटर पॉइंट, तो हम बता सकेंगे भाई इतनी ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई पर तो चली गई है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर फिर इधर मान लो एक्स अक्ष पे जा रही तो एक्स अक्ष पे डायरेक्शन, या कि वाई अक्ष पे जा रही, कितने एंगल से घूम रही। तो हम एक निर्देश तंत्र बना लेते हैं, और वो तंत्र है जिसके सापेक्ष, मतलब एक माना गया तंत्र है। ठीक है, जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु का अध्ययन करते हैं। जैसे कोई वस्तु ऊपर फेंक दे, कुछ समय पश्चात तो नीचे गिरेगा। ठीक है, एक सरल रेखा में कोई वस्तु गति कर रहा है, अचानक वो गड्ढे पर गिर गया। ठीक है, परवलयाकार मार्ग पर गति करा, तो उसके लिए एक तंत्र बनाया गया जिसे हम निर्देश तंत्र के नाम से जानते हैं। यानी वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति का अध्ययन किया जाता है उसे निर्देश तंत्र कहा जाता है। ठीक बच्चों, चलिए ये दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से कैसा, एक तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। उस निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं जो स्थिर अवस्था में होता है, जिसमें जड़त्व लग रहा होता है। जड़त्व का मतलब क्या होता है, अभी ऐसा नहीं है कि जड़त्व केवल स्थिर पे ही लगता है, गति का भी जड़त्व होता है, विराम का भी जड़त्व होता है। ठीक है, तो जड़त्व 3 प्रकार से होते हैं, तो गति में भी जड़त्व होता है। लेकिन जब विरामावस्था में किसी वस्तु की स्थिति का अध्ययन कर रहे होते हैं तब उस तंत्र का यदि प्रयोग करें तो आपका हो जाता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। हम थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ते हैं बच्चों। आकाश में स्थित तारे का अध्ययन करेंगे तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। ठीक है, मान लीजिए और भी जड़त्वीय, न्यूटन की गति के विषय संबंधित नियम, वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। ठीक है, वस्तु के त्वरण के लिए अध्ययन करने के लिए वास्तविक बल जो लगाते हैं वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। कोई वस्तु घूर्णी गति कर रहा है, अपनी स्थिति पे आ जा रहा है, तो वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। जड़त्व की स्थिति में जिस पे लग रहा है ना, यानी जो स्थित जड़त्व है उसमें लग रहा है उस प्रकार का, तब उसका हम अध्ययन करेंगे। जिसमें जड़त्व है ही नहीं है, ठीक है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र उस अजड़त्वीय निर्देश तंत्र उस निर्देश तंत्र को कहते हैं जो किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति करता है। मतलब एक स्थिर है, उसके सापेक्ष कोई वस्तु गति कर रहा होता है, उसको हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सड़क एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गया। अब उसी में बस घूम रहा है, तो फिर वो सड़क के सापेक्ष घूम रहा है। एक मान लीजिए एक कहीं पे डंडा गड़ा हुआ है और एक मान लीजिए खूंटा जिसको बोलते हैं हम, जो भी आप बोलते हो, एक लोहे का राड है, उसके चारों ओर मान लो कोई बच्चा घूम रहा है, तो बच्चे की गति आपका अजड़त्व भी हो जाएगा। लेकिन वो जो गड़ा हुआ है स्थिर है तो जड़त्व भी है। एक कार है, कार के चारों ओर बच्चे खेल रहे हैं, तो फिर ये जड़त्वी अजड़त्वी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये कुछ चीजें बेसिक हैं, परिभाषा लेकर चलेंगे बच्चों, क्योंकि काम की चीजें हैं और आपके सिलेबस में है, सब कुछ पढ़ाना पड़ता है। विरामावस्था किसे कहा जाता है? विरामावस्था का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु स्थिर है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर इस वस्तु को रख दिए तो ये विरामावस्था में है। ये पेज अभी इस पे कोई गति, कोई बल नहीं लगा रहा है, तो विरामावस्था में है। तो जब कोई वस्तु एक नियत बिंदु पर निर्देश फ्रेम या फ्रेम के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता हो, फिक्स हो, ठीक है, मतलब किसी तंत्र के सापेक्ष अपना स्थित मतलब एक फिक्स करके रखा हो, तो उसे विरामावस्था में कहा जाता है। यानी कोई एक ऐसा नियत बिंदु जो फ्रेम के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे, तो उसे हम बोलेंगे बच्चों विरामावस्था। लेकिन गत्यावस्था किसे कहेंगे? यदि वही गति करने लग जाए। देखना जरा, मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि इसके सापेक्ष इसको गति करा देता हूँ, ये लो गति कर रहा है, गति करने लगा, तो फिर गत्यावस्था कहलाता है। मतलब यदि कोई बिंदु या कोई वस्तु
एक निश्चित फ्रेम के सापेक्ष यानी एक निश्चित वस्तु के सापेक्ष वो यदि गति करेगा तो आपका गत्यावस्था कहलाएगा। जैसे पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा जो है वो गत्यावस्था कहलाएगा और पृथ्वी जो है वो विरामावस्था कहलाएगी। लेकिन वहीं पे हम सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की बात करेंगे बच्चों। देखो भाई, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा गति कर रहा तो गत्यावस्था है और पृथ्वी विरामावस्था है। लेकिन वहीं पे जब सूर्य के सापेक्ष बात की जाती है तो सूर्य स्थिर अवस्था में है, उसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? पृथ्वी, तो पृथ्वी गत्यावस्था है। यहां पे सापेक्ष जरूर देखना है, पृथ्वी भी गति करता है, चंद्रमा भी गति करता है, लेकिन एक दूसरे के सापेक्ष ऐसे क्या है भैया, समझ रहे हो? मैं कह रहा हूं कि क्या ये स्थिर है, ये गति नहीं कर रहा है, पृथ्वी के साथ साथ ये भी गति कर रहा है, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक दूसरे के सापेक्ष देखो, एक कार खड़ी है, ठीक है, कार खड़ी है और कार के सापेक्ष कोई वस्तु गति कर रहा है, तो कार हमारा विरामावस्था में, लेकिन उसके सापेक्ष जो वस्तु चारों ओर गति कर रहा है वो आपका गत्यावस्था कहला जाता है। समझ रहे हो बच्चों? कहने का मतलब हम सापेक्ष देखेंगे, एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की कंडीशन, स्थिति। ये चीज समझ में आ गया ना कि जो एक वस्तु जब नियत है और उसके सापेक्ष कोई दूसरी गति कर रही है तो फिर वो दूसरा गत्यावस्था और पहला और विरामावस्था हो जाता है। ठीक, चलो यहां पर देखो जरा, गतिमान रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति अपने सभी सहयात्री के सापेक्ष विरामावस्था में है, किंतु रेलगाड़ी के बराबर प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति के सापेक्ष गत्यावस्था। क्या मैंने कहा? सापेक्ष देखो ना, प्लेटफॉर्म में एक व्यक्ति खड़ा है वो स्थिर है, लेकिन आप रेलगाड़ी में बैठे हो तो गति कर रहे हो। लेकिन वहीं पे जब आप रेलगाड़ी के अंदर की बात करोगे तो रेलगाड़ी में सभी व्यक्ति बैठे हैं तो सभी स्थिर है, तो आप भी स्थिर हो। ये चीज है, समझ रहे हो? कहीं ना कहीं रेलगाड़ी में बैठे हो तो विराम हो, लेकिन यदि दूसरे व्यक्ति से आप कंपेयर करोगे तो भाई वो आप गतिमान में हो। ऐसे मैंने आपको पृथ्वी का एक बढ़िया सा एग्जांपल दिया कि चंद्रमा के सापेक्ष पृथ्वी विराम है, लेकिन सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी गतिमान है, तो समझ में आ गया गत्यावस्था विरामावस्था क्या कहलाता है। बिंदु वस्तु किसे कहते हैं बच्चों? जब किसी वस्तु का आकार बीमा उसकी द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत कम हो, बहुत छोटी हो, मतलब दूरी अधिक तय कर ले और उसका आकार बहुत छोटा हो, तो सीधा फंडा वो बिंदु वस्तु कहलाता है। जैसे क्रिकेट के खेल में गेंद का आकार उसके द्वारा तय की गई तुलना में बहुत कम होता है ना। 100 मीटर 200 मीटर गेंद को मार दो तो चला जाता है, फेंक दो चला जाता है, दूरी ज़्यादा तय कर लेती है लेकिन आकार बहुत छोटा है, तो आपका बिंदु वस्तु कहलाएगा। ऐसे मान लो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य है, वो बिंदु वस्तु कहलाएगा। आप लोग सोचेंगे यार बिंदु यानी एक छोटा सा बिंदु, ऐसा डॉटेड बिंदु, मान लो लोगों के मन में ऐसे ही डाउट होता है ना कि ये बिंदु है, नहीं, बिंदु वस्तु सापेक्ष यहाँ पर लिया जा रहा है कि पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाता है तो बहुत दूरी तय करता है, 365 दिन में चक्कर लगाता है। सोचो इतना बड़ा पृथ्वी है जिसे आप लोग पैदल घूम नहीं पा रहे हो। अभी आप इंडिया में तो घूम नहीं पा रहे, तो पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ। इतने देश हैं, 196 से ऊपर ही हैं, 200 से ऊपर ही देश हैं, बड़े बड़े देश कुछ ही है लेकिन कुल मिलाकर 200 के आसपास देश हैं। तो भाई साहब सापेक्ष की बात की जा रही है ना कि जब कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसका आकार और दूरी पे डिफरेंस देखो। जब बहुत ही दूरी बहुत ज्यादा हो जाए, गति उसका बहुत ज्यादा मतलब गति कर रहा हो, बहुत ज्यादा दूरी तय कर रहा हो और उसका आकार कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो भी गति के सापेक्ष तो बिंदु वस्तु हो जाता है। ठीक, जब कोई वस्तु गति करता तो 3 प्रकार से गति करता बच्चों, एक सरल रेखा पर, एक समतल पर और एक आकाश पर। तो उनके आधार पर उनको बांटा गया कि एक बिमी गति, भाई गत्यावस्था तो सबको पता है, एक वस्तु स्थिर है उसके सापेक्ष कोई वस्तु गति कर रहा तो गत्यावस्था कहलाता है। ये 3 प्रकार से होता है, एक बिमी, द्विबिमी, त्रिबिमी। सब चीजें मैं आपको बेसिक से लेकर चल रहा हूं, समझ रहे हो? इसको चाहता तो 3 वीडियो में दे देता, लेकिन बच्चों फटाफट अब यहाँ पर रिवीजन क्लास जैसे चलाना है क्लास, ऐसे नहीं कि टाइम पास करना है। एक बिमी गति क्या कहलाता बच्चों? कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, जैसे रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी एक सरल रेखा में है। चींटी यदि चलती है बच्चों तो सरल रेखा में गति नहीं करती, कभी इधर कभी दाएं कभी बाएं, ठीक है। और जब कोई वस्तु ऊपर नीचे भी हो जाए, दाएं बाएं के साथ ऊपर नीचे, तो आपको वो त्रिविमी हो जाता है। एक साधारण सा उदाहरण बताता हूं, जैसे आप पैदल चल रहे हो, एक सीधे रेखा में चलो तो एक बिमी, लेकिन आप दाएं बाएं भी मुड़ गए तो आपका द्विबिमी हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। मान लो सीधी सड़क पर एक कार चल रही है तो एक बिमी पर है, लेकिन वहीं पे यदि मैदान पर कार चलने लग गई तो वो 2 बिमी हो जाएगी, सीधा फंडा, यानी दाएं बाएं भी मुड़ गई। मैंने कहा ना चींटी की अनियमित गति कौन सी है? द्विबिमी है। यदि मैं बात करता हूं कि हेलीकॉप्टर की, हेलीकॉप्टर सीधा भी चला, फिर कुछ देर बाद ऊपर भी उठ गया, फिर बोला दाएं भी मुड़ गया, फिर बोला बाएं भी मुड़ गया, फिर बोला नीचे भी आ गया, तो ऊपर भी नीचे भी दाएं भी बाएं भी सीधे भी आगे भी पीछे भी, तो भैया ये क्या है? ये त्रिविमी है।
एक बीमा में मतलब आगे जाओ या पीछे जाओ, सीधी रेखा पे जाओ। एक बीमा है रेलगाड़ी, आगे या पीछे जाती है, दाएं बाएं नहीं मुड़ती है लेकिन एक सीधी रेखा पे ही मुड़ जाती है, ठीक है। लेकिन अब आप यदि मैदान में खेल रहे हो तो फिर द्विविमी है, कभी गेंद आए तो इधर दौड़े, कभी गेंद आए इधर दौड़े। ऐसे रेलगाड़ी ऐसा तो नहीं होता भाई कि कहीं से भी ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज होता है आपका एक बिमी। और द्विबिमी आपने समझ ही लिया होगा कि आप दौड़ रहे हो मैदान में, दौड़ रहे हो, दौड़ो दाएं बाएं आगे पीछे। और जब आप उड़ने लग जाओ पैराशूट से, तो पैराशूट से ऊपर उड़ गए, कभी दाएं मुड़ गए, कभी बाएं मुड़ गए, आगे पीछे, तो फिर आपको त्रिविमी हो जाता है। तो एक बिमी, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को हम एक बिमी गति कहते हैं बच्चों। रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी एक बिमी होती है एग्जाम्पल के रूप में। द्विबिमी, जब कोई वस्तु समतल गति करती है और उसकी इस गति को हम द्विबिमी गति कहते हैं, मतलब समतल में जैसे चींटी इधर उधर गति करती रहती है बच्चों, ठीक है। जमीन में रहते हुए कीड़े मकोड़े, नदी पर नाव की गति, पानी की गति हम नहीं कह सकते भाई, नदी पर पानी एक ही सीधी रेखा पर चलती है, लेकिन नाव इधर उधर चलता है, ठीक, ये चीज होता है। और त्रिविमी गति की मैं बात करता हूं बच्चों, त्रिविमी गति की। तो त्रिविमी गति, जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो उसकी त्रिविमी गति होती है। उड़ती हुई पतंग, उड़ती हुई चिड़िया की गति हो जाएगी, वायुयान, हेलीकॉप्टर, है ना, विमान, जो भी हो, ये आपके त्रिविमी गति हो जाते हैं। त्रिविमी मतलब 3 अक्ष एक्स वाई जेड, द्विविमी मतलब 2 ही अक्ष एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स। एक बिमी आपका एक ही अक्ष होगा, या तो एक्स होगा या तो वाई होगा या तो जेड होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों, इतना याद रहे। त्रिविमी में 3 अक्ष होंगे एक्स वाई जेड, द्विविमी 2 अक्ष होंगे, या तो एक्स वाई या तो वाई जेड या तो जेड एक्स। और यदि एक बिमी की बात करें, चाहे आपका एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं, ठीक है। और नोट्स आप जरूर ले लें बच्चों, 100 रुपए वैसे ही आप खर्च कर देते हैं। 4 दोस्तों के साथ एक सुबह का नाश्ता करने आप बैठ जाओ किसी होटल में, 100 रुपए ऐसे चल जाती हैं। नोट्स यदि आप किसी दूसरे से बाय करोगे, अच्छा नोट्स नहीं मिलेगा, 500 का लोगे आप लोग, बुक खरीदोगे, मात्र 100 रुपए में इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे गरीब बच्चे जुड़े रहते हैं, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके और छोटा सा फाइनेंशियल सपोर्ट हमें भी मिल सके, ताकि आपके लिए ऐसे ही और अच्छे से अच्छे कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ 96 85 29 91 49। जय हिंद, वंदे मातरम।